हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फ्रॉम इट की ओर से जून बैच का आज के इस लाइव डिस्कशन में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछले 2 वीक से इनफैक्ट आप लोग फेयर वैल्यू कंपनी की निकालने का प्रयास कर रहे हो। दोस्तों ये जो मेथड है, इस मेथड में आपने अभी तक पास्ट हिस्ट्री चेक की, जो कि वैल्यूएशंस में जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। देखो सीधी बात है, जो कंपनियों की हैबिट होती है कंसिस्टेंट बिजनेस करने की, बुरे समय में भी जो लोग बिजनेस कर पाते हैं, जो कंपनियों की हैबिट होती है बुरे समय में भी प्रॉफिट करने की, राइट, जहां पे ज्यादातर कंपनी नहीं कर पाती है। एक बार धंधा तो सब कंपनी को मिलेगा क्योंकि इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा, पर प्रॉफिट हर कोई कंपनी नहीं कर सकती है। दोस्तों प्रॉफिट के लिए कुछ मैनेजमेंट स्किल्स होती है। तो आपकी पास्ट हिस्ट्री देख के आप कह सकते हो कि क्या आपकी कंपनी प्रॉफिट करने में सक्षम है कि नहीं है, राइट। कभी भी ये नहीं कहने का कि ये कंपनी का ग्रोथ बहुत जबरदस्त है। कंपनी का ग्रोथ जबरदस्त होता ही नहीं है। किसका ग्रोथ जबरदस्त होता है? सेक्टर का। दोस्तों सेक्टर यानी जो प्रोडक्ट या सर्विस की जबरदस्त डिमांड है, तो डिमांड की वजह से वो सेक्टर की जो भी कंपनियां होती है उनको बिजनेस मिलता है। ये बात और है कि एग्रेसिव कंपनियां अपना मार्केट शेयर बढ़ाने में कामयाब होती है, वो ज्यादा धंधा कर पाती है, और जो वीक कंपनी होती है उनको भी कहीं ना कहीं से धंधा मिल जाता है, राइट। पर सेल्स ग्रोथ आता है इंडस्ट्री की वजह से। हमें सेल्स ग्रोथ भी कंसिस्टेंट चाहिए, राइट। इंडस्ट्री बढ़ती हो उससे अच्छा। दूसरा जो हमने देखा पैरामीटर प्रॉफिट ग्रोथ। दोस्तों प्रॉफिट एक ऐसी चीज है जो काफी वॉलेटाइल रह सकती है। कभी प्रॉफिट गिरेंगे, कभी प्रॉफिट बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंड करते हैं, प्रॉफिट को बॉटम लाइन बोलते हैं ना। तो टॉप लाइन यानी सेल्स, बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट। तो बीच में कितने सारे फिल्टर आ गए। हो सकता है कभी महंगाई बढ़ गई, हो सकता है कभी ब्याज दर बढ़ गया, अलग अलग काफी पैरामीटर है। हो सकता है कभी एक्सेप्शनल लॉसेस हो गए। तो प्रॉफिट कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, प्रॉफिट वॉलेटाइल रहेंगे। पर आपकी जो कंपनी सेल्स प्रॉपर कर पाती है और अच्छे मार्जिन मेंटेन कर पाती है, उनके प्रॉफिट अच्छे रहते हैं। तो फेयर वैल्यू यानी कि वैल्यूएशंस निकालने में ये हिस्ट्री देखना बहुत जरूरी है, जो आप लोगों ने दोस्तों देखी। और एक दो नहीं, आपके पास कई उदाहरण आ जाए। ग्रेट वर्क एंड वंडरफुल वर्क बाय जून बैच। कितनी कंपनियों के आपने ये डेटा देखे। अब दोस्तों तीसरे चरण में जब हम जा रहे थे, तब आपने सेल्स और प्रॉफिट के उतार चढ़ाव को किसके साथ कंपेयर किया? यस एनीबॉडी? कौन मुझे याद कराएगा कि आपने धंधे और प्रॉफिट को किसके साथ कंपेयर किया? भाव के साथ? या शैलेश भाई, यू आर एब्सोल्युटली राइट, प्राइस के साथ। क्योंकि आखिर हम सब लोग प्राइस तो देखेंगे वैल्यूएशंस के समय, राइट, कि भी कितना पैसा हमें आज मिल रहा है, राइट। जब हम बेचने जाएंगे तब भाव की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी कंपनी के प्राइस कब अच्छे होंगे? जब ये दोनों चीजें अच्छी होगी, ग्रोइंग होगी। इसीलिए हमने पूरी हिस्ट्री के सेल्स प्रॉफिट को कंपेयर किया भाव के साथ, ताकि हमें थोड़ा थोड़ा इसका बिहेवियर पता चले कि अपने कौन से समय पे इनके भाव गिरते हैं, कब बहुत ज्यादा गिरते हैं, कब रिकवर होते हैं। दोस्तों मैं बता दूं आपको, आप आने वाले समय में प्राइस बढ़ने से पहले आप लोग प्रेडिक्ट कर पाओगे कि अब दोस्तों बहुत हो गया, अब भाव बढ़ने वाला, राइट। यही प्रेडिक्शन हम सबको सीखना है दोस्तों। चार्ट हम सीखेंगे, पर ज्यादातर लोग चार्ट से ये समझने का प्रयास करते हैं, जबकि चार्ट होता है आफ्टर इफेक्ट ऑफ बिग प्लेयर। तो चार्ट से पहले हमें फंडामेंटल पता रहने चाहिए कि कहां पे बड़े बाइंग आएंगे, राइट। क्यों मेरा शेयर ज्यादा टूट सकता है, क्यों मेरा शेयर ज्यादा चल सकता है। इन सब के जवाब दोस्तों आपको इसी वैल्यूएशन में से मिलेंगे। तो हमने भाव को कंपेयर किया। चौथा चरण, पास्ट के आधार पे भविष्य प्रेडिक्ट करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों इंडस्ट्री का भविष्य आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो बहुत मुश्किल नहीं। कंपनी का भविष्य थोड़ा मुश्किल है। वो इंडस्ट्री में जो लीडिंग कंपनियां होती है उनका भविष्य भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, वो भी आसान है। पर वो जो पिछले आखिर के छोड़ की जो कंपनियां होती है,
उनको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, राइट। तो इसीलिए हम टॉप लेवल की कंपनी में ही काम करते हैं, जिससे हमारा प्रेडिक्शन प्रॉपर रह सके, राइट। तो चौथे चरण में आपने एस्टिमेट निकालना सीखा कि आज ये मेरी कंपनी की कंडीशन है। पिछले 15 साल में जब पेंट इंडस्ट्री बढ़ रही थी, देखो ये पेंट इंडस्ट्री तब बढ़ रही थी जब वैसे देखा जाए तो इंडियंस के पास बहुत पैसे नहीं थे, राइट, पर फिर भी पेंट इंडस्ट्री ग्रो किया। अब जबकि सबके जेब में पैसे है और बढ़ रहे हैं, हम ये भी कहेंगे अभी भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो जब बढ़ती हुई आमदनी होगी तो पेंट इंडस्ट्री कितना ग्रोथ करेगी। अभी इंडिया गांव में रहता है, रूरल में, हम बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा, नए मकान बनेंगे, क्या पेंट की जरूरत पड़ेगी, तो पेंट इंडस्ट्री को बढ़ना है। अब आपको अलग अलग कंपनी अलग अलग मार्केट बनाएगी, कुछ कंपनी आने वाले समय में बड़ा मार्केट शेयर बढ़ाएगी, कुछ कम। तो आप किस पे दाव खेल सकोगे कि मैं हूं, आज मैंने कोई पेंट की कंपनी में इन्वेस्ट किया है, राइट, मुझे 10 साल 15 साल बाद भी मेरे को देखना नहीं है बार बार जाके, मुझे कौन सी कंपनी लग सकती है कि यस मुझे कंसिस्टेंटली उसका धंधा भी बढ़ता जाए, प्रॉफिट बढ़ता जाए। तो उसके लिए ही हमने पहले क्या देखा, क्वालिटी देखी, राइट, और क्वालिटी देखने के बावजूद भी हमने हिस्ट्री देखी, ताकि हिस्ट्री में कुछ गड़बड़े हो तो पता चले, राइट। आने वाले समय में दोस्तों बैंक्स बढ़ेगी। अखिलेश चौहान जी ने प्राइवेट सेक्टर बैंक पे काम किया है। सोचो अभी इंडिया की जो बैंक है सब छोटी छोटी बैंक, हमारी सबसे बड़ी बैंक दुनिया के लिए छोटा है, छोटा बच्चा है। अभी हमारी बैंक इतनी बड़ी नहीं है क्योंकि इंडियंस की इनकम छोटी है। अब जैसे इनकम बढ़ेगी, लोगों की डिपॉजिट्स बढ़ेगी, लोगों की लोन टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो दाव लगाना है कौन सी बैंक बड़ी बनेगी, कौन सी बैंक ने पास्ट जब इमर्ज हो रहा था बैंकिंग सेक्टर तब उसका फायदा उठाया और वो प्रॉपर वे में अपने आप को पूरे भारत में फैला सकी, मार्केट शेयर बढ़ा सकी। ऐसी बैंक से हम उम्मीद रख सकते हैं यस आने वाले 15-20 साल में ये बहुत बड़ी बनेगी। तो ये जो सेक्टर की जो आपने अलग अलग कंपनियां देखी है दोस्तों, इनके आने वाले समय को प्रेडिक्ट करना है। यहां पे जितनी भी कंपनियां हैं, जस्ट लेट मी चेक, ये जैसे पहली एशियन पेंट है, अखिलेश जी ने पास्ट देखा और पास्ट के आधार पे, किसके आधार पे, पास्ट के आधार पे इन्होंने कुछ डेटा निकाला कि भी लॉन्ग टर्म में पिछले 20-22 साल में 16% का ग्रोथ है, पिछले 10-11 सालों में 13% का ग्रोथ है, पिछले 5 सालों में 14% का ग्रोथ है, मतलब ग्रोथ कंपनी में बरकरार है। आने वाले समय में क्या मैं 12-14% का ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकता हूं? गरीब इंडिया में अगर ये 14% ग्रोथ पा सकता है तो अमीर इंडिया क्या ग्रोथ हो सकता है? आज जबकि लोग 10-10 साल पे कलर कराते हैं घर में, 3-3 साल में कलर कराने वाले इंडिया में, तब क्या ग्रोथ हो सकता है? आज चॉइसेस कम रखते हैं, कल हर रूम में अलग कलर, बच्चों का अलग, किचन अलग, तो आपको नहीं लगता है कि प्रीमियम सेगमेंट भी चलेगा? तो हम कैसे ये सोच सकते हैं? जैसे 10 साल पहले जब हम लोग एशियन पेंट लेते थे तो हमको बोलते थे तो बहुत चल चुका है, ये मत लो, कुछ और देखो ना। ये हम कैसे सोच सकते हैं कि एशियन पेंट ग्रोथ ना करे, राइट? अगर इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, अगर पेंट बिकेगा, देखो कुछ और सॉल्यूशन आ गया। कभी कभी टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है इंडस्ट्री में कि पेंट लगेगा ही नहीं, कुछ और आ गया, तब कुछ इफेक्ट हो सकती है, राइट? टेक्नोलॉजिकल चेंज कभी कोई सेक्टर में आए तो पूरे सेक्टर को चेंज कर सकता है। नहीं तो आपकी जो कंपनियां हैं जो अच्छे प्रकार से ग्रोथ कर पा रही है, जिन्होंने मार्केट में जगह बनाई, वो आगे बढ़ती रहती है, राइट फ्रेंड्स? अखिलेश जी ने देखो 2032 का एक गोल बनाया है। उनके हिसाब से आज जो एशियन पेंट 30,000 करोड़ का टर्नओवर कर रही है, 2032 मेरे को देखने दो इन्होंने कितना टारगेट लिया है। 10-14% का ग्रोथ इन्होंने एज्यूम किया, लिखा है ना इधर। आई होप यू ऑल आर एबल टू सी 14% का ग्रोथ 10 साल बाद। ये उम्मीद कर रहे हैं कि कंपनी का जो धंधा है ये 5 लाख पहुंच जाना चाहिए, 5 लाख करोड़, राइट? अब ये इन्होंने जो उम्मीद जो रखी है यहां पे, ओके, पेंट इंडस्ट्री बढ़े,
आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़े, कंपनी का प्रॉफिट बढ़े, आपका वैल्यूएशन बढ़े, राइट। तो हर एक कंपनी का एक बार लॉन्ग टर्म सोच लेना चाहिए, राइट। देखो नियर टर्म चीजों से फर्क पड़ेगा। हम नेक्स्ट एपिसोड में नजदीक के समय में क्या चल रहा है ये देखेंगे। अभी ग्रोथ क्या है, अभी मुश्किल या क्या है, क्रूड बढ़ गया तो इनके प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट आएगी, ये जानना होगा हमें। तो ये सब हम जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है। अगर अभी कुछ अपॉर्चुनिटीज होगी तो हमें बहुत फायदा हो सकता है दोस्तों। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको अगर आपने ध्यान से कर लिया तो समझ लीजिए आपका लॉन्ग टर्म चित्र बिल्कुल क्लियर। बाजार कितना ही गिरे कोई आपको टेंशन नहीं होगा, उल्टे आप खुश होंगे। नियर टर्म में आपको पता रहेगा कि कोई भी शेयर क्यों टूट रहा है, कब तक टूटेगा, कब चलेगा। ये सारी चीजें जानने के लिए दोस्तों आपको जानना पड़ेगा करंट ट्रेंड। आई विल रिपीट, क्या जानना पड़ेगा? करंट ट्रेंड। तो हम करंट ट्रेंड जानेंगे, हम मेजर कॉस्ट जानेंगे हर कंपनी के कि कौन सी कंपनी के कौन से सबसे बड़े खर्चे होते हैं जो हमें हैरान करते हैं, उसके बढ़ने से ये प्रॉफिट गिर सकता है। दोस्तों हेवल्स बहुत ही अच्छी कंपनी है, हेवल्स पॉलीकैब, राइट। अब नाउ हेवल्स हमारे पास वर्षों से बढ़िया उसका ग्रोथ है, पर हेवल बनाता क्या है? केबल्स, राइट, वायर्स। तो वायर किसके बनते हैं? अंदर कोई कॉमोडिटी यूज होता है कि नहीं होता है? कॉपर वॉपर क्या यूज होता है? अभी वॉर के समय पे सब कॉमोडिटी के दाम आसमान पे है। तो अपने को अंदाजा आ जाना चाहिए कि प्रॉफिट हेवल्स के गिरेंगे, भाव नीचे रहेगा, चिंता मेरे को नहीं करने की। पर मुझे ये भी पता रहे कि वो तेजी तुरंत नहीं करेगा क्योंकि अभी इंफ्लेशन उस पर हावी होगा, क्रूड के दाम जब बढ़े हुए होते हैं। पता रहना चाहिए कहां पे प्रॉब्लम आने वाला है नियर टर्म, राइट। तो ये सारी चीजें जरूरी है, पर अभी हम ये नहीं जानेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट वीक का टॉपिक है। मैंने भी बताया इसलिए ताकि आप थोड़ा रिलेट कर सको लॉन्ग टर्म, राइट। लॉन्ग टर्म भविष्य अच्छा है, पर नियर टर्म में अगर कुछ चैलेंजेस होते हैं तो नियर टर्म में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं शेयर बाजार में। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? उतार चढ़ाव का फायदा उठाना चाहिए। अगर आपका एशियन पेंट सीधा चला होता, डायरेक्ट रैली किया होता 20 साल में, तो हमारे पास भी माल नहीं इकट्ठा होता। हेवल सीधा चला होता, ये सब 100 गुना हुए, सीधा चला होता तो हमारे पास माल नहीं इकट्ठा हुआ होता। पर अपने पास माल कब इकट्ठा होता है? जब चुनौतियां आती है बीच में, शेयर गिरता है। और शेयर गिरता है तो हमें लॉन्ग टर्म पता रहता है कि दोस्त कितना भी बुरा समय हो, लोग आने वाले टाइम में कलर कराना नहीं बंद करने वाले, लोग आने वाले टाइम में घर में केबल यूज करना, वायरिंग कह रहा हूं, राइट, यूज करना नहीं बंद करने वाले। लोग आने वाले टाइम में बैंकिंग बंद नहीं करने वाले, लोन की जरूरत पड़ने वाली, फाइनेंस चाहिए। तो नियर टर्म चीजों में आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेके उसका फायदा उठाओ, घबराओगे नहीं। ज्यादातर लोग घबराएंगे, अरे बाप रे बाजार कब चलेगा, मैं तो मर गया, आधा हो गया। वो सब चिंता हमें नहीं होगी कभी भी। आप हमेशा सोचोगे कब बाजार गिरे एंड यू कैन इंक्रीज योर क्वांटिटी, राइट। तो दोस्तों ये लॉन्ग टर्म चित्र क्लियर होना चाहिए। अखिलेश जी ने बताया 14% से धंधा बढ़ेगा, 13% से प्रॉफिट बढ़ेगा। आई एग्री विथ हिम। मुझे लगता है कि यस, ये ग्रोथ अपने को पेंट में मिलना चाहिए, बराबर है। सो ग्रोथ की आज अपन बात करेंगे तो ये पेंट का बराबर है इनका ग्रोथ, इसको हम ज्यादा छेड़ेंगे नहीं। अभी अभी क्या हाल है वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। बट यस, वी एक्सपेक्ट पेंट इंडस्ट्री टू ग्रो बाय अराउंड 10 to 12%। और पेंट इंडस्ट्री 10-12% से ग्रोथ करेगी तो जो अच्छी कंपनी होगी वो उसमें और ज्यादा ग्रोथ करेगी, राइट। मैं आपको एक चित्र बताता हूं यहाँ पे, लेट मी स्टॉप दिस शेयरिंग। ये चित्र खास आपको थोड़ी आइडिया है इसके लिए। हर एक इंडस्ट्री में क्या होता है, ये मार्केट होता है, दिस इज द मार्केट। इंडस्ट्री मान लीजिए 1000 करोड़ की है, राइट। वैसे पेंट इंडस्ट्री 1000 करोड़ की नहीं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पर हम एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं कोई भी इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री 1000 करोड़ की है। अब अंडर डेवलप कंट्रीज, देखो डेवलप कंट्री की बात नहीं कर रहा, अंडर डेवलप कंट्रीज जो डेवलप हो रही होती है उसमें ज्यादातर जो हिस्सा होता है दिस वन, ये अनऑर्गेनाइज मार्केट का होता है। विच मार्केट फ्रेंड्स? अनऑर्गेनाइज मार्केट। छोटा हिस्सा ऑर्गेनाइज्ड मार्केट का होता है। क्यों?
क्योंकि अभी अभी धीमे धीमे सब बढ़ने लगी है इंडस्ट्रियां। कंपनियां जैसे बड़ी होती है, कंपनी अपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझती है, राइट। कंपनियां जीएसटी जैसे अगर कंपनियों पे लागू होता है, कंपनियां बढ़ती है। तो ऑर्गेनाइज वे में जब इंडस्ट्री आती है, धीमे धीमे ये अनऑर्गेनाइज का धंधा कौन खा जाता है? ऑर्गेनाइज प्लेयर। तो अगर कहीं से आपको ऐसा पता चले कि आपकी एक्सवाइजेड इंडस्ट्री 10% से बढ़ने वाली, तो मतलब ये 10% से ओवरऑल राउंड एक्सपांड होने वाला, राइट। अभी ये राउंड है इतना, अब ये राउंड बढ़ के इतना हो जाएगा, तो इट मीन्स इंडस्ट्री एक्सपांड होगी। पर जो आपकी ऑर्गेनाइज कंपनियां हैं, अगर आपकी इंडस्ट्री 10% से एक्सपांड होगी, तो क्या आपकी ऑर्गेनाइज कंपनी खाली 10% से एक्सपांड होगी? क्या कहते हो आप लोग? तगड़ा ग्रोथ मिलेगा। देखो रिटेल सेक्टर है, डीमार्ट वाला, राइट, उनके पास मार्केट ही मार्केट है, मतलब वो सेक्टर के पास मार्केट ही मार्केट है। अभी कम सुपर स्टोर है, ज्यादातर अनऑर्गेनाइज सेक्टर से माल बिकता है। तो इन लोगों को क्या फायदा होता है? इन रियल टर्म खाली 6% का ग्रोथ है वो सेक्टर में, राइट, क्योंकि आपकी जो परचेसिंग पावर बढ़ता है, आपका बिलिंग बढ़ता है, तो 6% से हर साल इंडस्ट्री बढ़ेगी। लेकिन सुपर स्टोर, डिपार्टमेंट स्टोर 6% से नहीं बढ़ेंगे, 25% का ग्रोथ हमें मिलेगा। तो धमाकेदार ग्रोथ मिलने वाला है। प्रायोरिटी होना चाहिए सेक्टर, राइट। अगर अच्छी कंपनी उसमें रही, अब तगड़ा पैसा कमाओगे। जितना बढ़िया ये ग्रोथ, ये जो दिखा ना, उतना ज्यादा आपका वेल्थ क्रिएट होगा। तो अपना ध्यान रहना चाहिए इंडस्ट्री पे, कौन सी इंडस्ट्री एक्सपांड होने वाली, उसमें अच्छी कंपनियां ज्यादा ग्रोथ करती है, राइट। तो ये मत सोचना कहीं पे आपने पढ़ लिया कि भाई ये कोई XYZ सेक्टर है, ये 12% से बढ़ने वाला है, जैसे अपना एडिबल ऑयल सेक्टर 10% से बढ़ेगा। लेकिन आपकी जो ऑर्गेनाइज में जो कंपनियां हैं, अदानी ऑयल, राइट, या तो फिर पतंजलि, ये सबका ग्रोथ आप 15-20% देखो, क्योंकि अनऑर्गेनाइज का भी धंधा खा जाएंगे, इंपोर्ट हो रहा है उसका भी धंधा खा जाएंगे। सो दिस इज द वे यू कैन एस्टिमेट। आपके पास जो कंपनी हो वो कम से कम आने वाले समय में बड़ी बननी चाहिए। अगर कंपनी बड़ी नहीं बनेगी, धंधा बढ़ेगा नहीं, तो अपन पैसा नहीं कमाएंगे। सबसे पहला सेल्स बढ़ना चाहिए, क्वालिटी अच्छी हुई तो प्रॉफिट तो बढ़ने ही वाला है। ऑल राइट, सो हियर आई एम कमिंग आउट फ्रॉम दिस एशियन पेंट, राइट। आप में से किसी ने अगर कोई भी इंडस्ट्री पे काम किया है, यू कैन नोट डाउन इन द चैट बॉक्स, क्योंकि मेरे को पता नहीं है आपके कौन सी के आप लोगों ने कंपनियों के काम किए हैं, तो मैं आपकी कंपनियों के एस्टिमेट पे भी आऊंगा। पर तब तक मुझे चैट बॉक्स में आप लोग बताओ, HDFC बैंक का नाम लिखा हुआ है, आपको क्या लगता है दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर बैंक कितने ग्रोथ से बढ़ना चाहिए? एनी गेसेस? व्हाट ग्रोथ आई शुड एक्सपेक्ट इन प्राइवेट बैंक्स? लेट मी चेक क्या लिखा है। अच्छा, शैलेश भाई इंडिगो पे काम किया है ना, देख लेते हैं अपने। 12% का ग्रोथ, ग्रेट। देखो इतना तो मिलना ही चाहिए, राइट। इफ यू ओपन HDFC बैंक, यू विल फाइंड कितना ग्रोथ है इन लोगों का। यह है ग्रोथ दोस्तों, जबरदस्त ग्रोथ। 13%, 19%, सॉरी 31%, 19%, 17%, मतलब मैं 12-15% के ग्रोथ की तो उम्मीद करूंगा ही प्राइवेट बैंक। अब मेरे को यह सोचना है, अगर बैंकिंग बढ़ेगा, राइट, लोग पहले 30 लाख की होम लोन, 22 लाख की होम लोन लेते थे, अभी की एवरेज लोग 35-40 लाख तक पहुंच चुके हैं। एवरेज कह रहा हूं इंडिया की, आपकी हो सकता है करोड़ की लोन हो, पर एवरेज, तो ये एवरेज लोन बढ़ रही है, इससे एवरेज इनकम बढ़ती है बैंक की। तो आपको नेगेटिव होने का क्या रास्ता है, बताओ मुझे। क्यों लोग ये सोचते हैं ये तो बहुत बढ़ गई, अब नहीं बढ़ेगी? अरे धंधा इनका बढ़ने ही वाला है, क्यों हम घबराते हैं? आज ये 1 लाख करोड़ का धंधा करती है दोस्तों। इंडिया में 4 बैंक होगी जो 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट करेगी। सही सुना आपने, धंधा नहीं, 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट करेगी, ऐसी 4 बैंक इंडिया में होगी यही दशक में। अब आपको अभी से सोचना है वो कौन सी 4 बैंक होगी जो 2 लाख करोड़ का प्रॉफिट पहुंचेगी यार। अभी तो कोई भी बैंक नहीं कर रही, 50,000 करोड़ नहीं है किसी का यार, धंधा नहीं है किसी का इतना, राइट। सो वी हैव टू थिंक ऑन दिस ऑल थिंग्स। यहाँ पे अखिलेश जी, जब आप रिकॉर्डिंग देखो, देख लीजिएगा, ये सेल्स फिगर नहीं अच्छी है, मतलब गलत लिखी हुई है, इतने अच्छे मार्जिन नहीं है, राइट। पर क्या हुआ है पता है आपको, टोटल इनकम लिखनी है बैंक के केस में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, राइट, और कंसोलिडेटेड फिगर, बराबर, कंसोलिडेटेड डेटा एंड विच वन, टोटल इनकम इन केस ऑफ बैंक एंड फाइनेंस कंपनीज।
बराबर। बाकी मैन्युफैक्चरिंग में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लो, चलेगा, राइट, क्योंकि इनकी काफी इनकम दूसरी, इंटरेस्ट इनकम दूसरी भी इनकी होती है, राइट। सो लेट मी चेक इंडिगो। शैलेश भाई ने इंडिगो चेक किया है तो अपन देख लेते हैं। दिस इज इंडिगो एयरलाइन, ओके। यस शैलेश भाई, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। या, और अभी एक एयरलाइन रिलेटेड, मैं एयरलाइन तो नहीं कहूंगा पर उसके थोड़ा रिलेटेड एक आईपीओ आया है अभी, जस्ट मेरे ख्याल से आज से ही शुरू हुआ है, राइट। ड्रीम फॉल से ऐसा कुछ नाम है। पर इंडिगो शैलेश भाई कैसा धंधा कर रहा है, बता सकते हो? धंधा तो सर अच्छा ही कर रहा है, बिकॉज बढ़ता ही जा रहा है सेल्स, उनका कंट्रीज की ग्रोथ का, राइट। पर शैलेश भाई देखो, अच्छा ही नहीं बोलेंगे हम इसको, धमाकेदार बोलेंगे। क्यों मैं कहता हूं, देखो 2011 में 3,800 करोड़ और 2020 में, मतलब खाली 9 साल में कितना गुना धंधा हो गया? 10 गुना। 10 गुना। मतलब एयरलाइन इंडस्ट्री कमाल का ग्रोथ है इंडस्ट्री में, राइट। ये आपने कहानी सुनी होगी कि एयरलाइन इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी प्रॉफिट नहीं करती है, लोगों को पैसा नहीं मिला है, राइट। सही बात है, क्योंकि एयरलाइन इंडस्ट्री के दूसरे कॉस्ट भी काफी होते हैं, जैसे जितने भी एयरलाइन उनके जो प्लेन्स लेते हैं वो भी लीज पे होते हैं, राइट। तो प्रॉफिटेबिलिटी उनकी टिकती नहीं। पर ये डिमांडिंग इंडस्ट्री है, धंधा यहाँ पे जबरदस्त बढ़ रहा है। ये 35,000 करोड़ से सीधा 14,000 करोड़ क्यों हो गया शैलेश भाई यहाँ पे? शायद कोविड की वजह से, कोविड के टाइम में शायद, या सर शायद फ्यूल प्राइसेस हाइक हो। कौन से प्राइसेस सर? फ्यूल प्राइसेस भी हाई हो। नहीं सर देखो, बिजनेस समझो शैलेश भाई, फ्यूल प्राइसेस हाई होने से प्रॉफिट में प्रॉब्लम है, धंधे में नहीं। रेवेन्यू का फ्यूल प्राइस से कोई लेना देना नहीं है, राइट। ओके ओके। फ्यूल प्राइस का रोल कब आएगा? प्रॉफिट में, बराबर। पर ये धंधे 35,000 करोड़ से 15,000 करोड़ क्यों हुए? कोविड। ओके। क्योंकि ये साल 2021 में हमें ध्यान है कितने समय तक लॉकडाउन चला, और लॉकडाउन खुलने के बाद काफी इंडस्ट्रीज खुल चुकी थी, पर एयरलाइन तो काफी समय तक बंद रही, राइट। इनको खाली एक क्वार्टर मिला था सर, ओनली Q4 धंधा करने के लिए जी, तभी एक्सपेक्ट किया है। या तो तभी ये धंधा गिर गया। तो मतलब अपने को पता रहना चाहिए, देखो हमारी कंपनी धंधा अगर आधा करेगी तो चलेगा नहीं, मतलब ये नहीं चला लेने का कि अरे धंधा आधा हो गया, पर ये एक वैलिड रीजन है कि यहाँ पे कोई लॉकडाउन था तो ये बेचारे धंधा ही नहीं करते, राइट। 2022 में क्या हुआ सर? 2022 में इकोनॉमी खुली, हाँ, तो मतलब बिजनेसेस तो आए, राइट। उस फॉर्म में नहीं आए शायद, बट आए तो नहीं, अच्छे तो है, राइट। बिल्कुल सही बात है सर। देखो दूसरे साल वापस Q1 में कोविड आया था, याद है ना जी। तो जब भी आप बिजनेस स्टडी करो, इतना याद रखना कि Q1 में कोविड भयंकर था, पहले साल, राइट, संपूर्ण लॉकडाउन। दूसरे साल भी Q1 में काफी डेथ हुई थी और कुछ लॉकडाउन था, पर बिजनेस इतने अफेक्टेड नहीं थे, पर फिर भी कुछ अफेक्टेड थे। जो टच इंटेंसिव इंडस्ट्री थी ना, टच इंटेंसिव माने घूमने जाने की, रेस्टोरेंट, एयरलाइंस, ये सब टच इंटेंसिव इंडस्ट्री है। जैसे पिक्चर देखने का जो है पीवीआर जैसी इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री को काफी अफेक्ट था, बराबर है। तो आपकी जो एयरलाइन है इंडिगो, ये पूरी रिकवर हो गई 2022 में? नहीं बोल सकते, बिकॉज हमने लाइफ टाइम हाई तो लगाया नहीं सेल्स, राइट, नहीं हो पाई। लेकिन देखो अपन उनसे उम्मीद भी नहीं रख सकते कि वो रिकवर 100% हो जाए, क्योंकि ऐसा समय ही नहीं था। दूसरे साल भी काफी हद तक बंद था। ये साल हम क्या उम्मीद रखेंगे शैलेश भाई? ये साल मेरे ख्याल से लाइफ टाइम हाई तो लगाना चाहिए, क्योंकि सब कुछ हाई है उनका, प्राइस हाई कब किए उन्होंने। 100% शैलेश भाई, ये साल मेरे को लगता है जितनी भी बार आपने सफर किया होगा, एक भी सीट खाली नहीं मिली होगी। बिल्कुल बिल्कुल। एरोड्रम एकदम पैक। इसका मतलब ये है कि जबरदस्त डिमांड आई, और इस साल हम इंडिगो में लाइफ टाइम हाई सेल्स उम्मीद करेंगे, राइट सर? जी सर। नियर टर्म हम बाद में देखेंगे नेक्स्ट वीक, पर लॉन्ग टर्म हम ये सोचेंगे कि भले यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम आया,
पर ओवरऑल एयरलाइन इंडस्ट्री बंद होने वाली है सर, ग्रोथ करेगी? नहीं, ये तो ग्रोथ करेगी, ये तो ग्रोथ ग्रोथ अभी करेगी। एयरपोर्ट ही नहीं है सर इंडिया में। इंडिया जितना जी। विशाल है, एयरपोर्ट बहुत ही कम है। हम आने वाले समय में अभी 130 से 200 एयरपोर्ट तक पहुंचेंगे, राइट? तो काफी और फ्लाइट्स होगी, इंडियंस की इनकम बढ़ेगी और पैसेंजर बढ़ेंगे, तो ये इंडस्ट्री का ग्रोथ मिनिमम 30% का उम्मीद रखना चाहिए। कितना सर? हाई ग्रोथ 30% का ग्रोथ की हम उम्मीद रख सकते हैं एयरलाइन से, राइट सर? तभी अभी टाटा ने भी खरीद लिया ना वापस अपना पुराना बिजनेस। जी जी। राकेश झुनझुनवाला ने भी इन्वेस्ट किया अभी कोई एयरलाइन में, राइट? जी जी सर। क्यों? क्योंकि सब जानते हैं कि ये इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बराबर सर? जी तो सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कितना एस्टिमेट लिया सर फ्यूचर के लिए? सर इसमें मेरा एक इशू ये था, मतलब सेल्स के लिए तो मैंने 12.5% दिया है, बिकॉज मैंने इसके मोस्ट ऑफ सब माइनस में थे, राइट? देखो यहाँ क्या करने का सर, आपने क्या किया पता है? इनका ग्रोथ देखा, लेकिन आपने ग्रोथ कौन से समय का देखा सर? पोस्ट कोविड, मतलब कोविड के आने के बाद का ग्रोथ। क्योंकि आपकी जो फिगर है, जैसे आपने 26,000 करोड़ बेस लिया है 5 साल 10 साल 15 साल कोई भी ग्रोथ में, राइट? और ये अफेक्टेड ग्रोथ है, तो ये हमें सही फिगर नहीं देगा, राइट? ओके। तो जितनी भी अफेक्टेड इंडस्ट्री का जब आप रिसर्च करोगे तो आपको इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा सर। एक आपको देखना पड़ेगा प्री कोविड, मैं यहां लिख देता हूं, 2020 तक का टर्नओवर जो है वो कौन सा ईयर हम मानेंगे? प्री कोविड। और 2020 के बाद हम क्या कहेंगे? पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड। तो पोस्ट कोविड कारण से अफेक्टेड है, हम वो ग्रोथ को नहीं गिनते अभी। प्री कोविड अगर देखोगे तो ये ग्रोथ एकदम धमाकेदार है, राइट सर? जी। तो ये थोड़ा आपको ग्रोथ में चेंज करना पड़ेगा, बराबर? क्योंकि अगर 12 तक सही में अगर 12 to 13% ग्रोथ मिले हमें इंडिगो में, तो इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबिलिटी का ठिकाना नहीं, बराबर कि नहीं? प्रॉफिट मतलब इनके प्रॉफिट क्रूड पे डिपेंड है, इनके प्रॉफिट डॉलर पे डिपेंड है, क्योंकि जो रेंट पे जो प्लेन लाए हैं उनका भाड़ा इनको कैसे चुकाना है? डॉलर में। तो अगर रुपया डेप्रिशिएट होता है तो भी इनको नुकसान, तो कितना ध्यान रखने का? ये इतना ध्यान हम रख सकते हैं, प्रोवाइडेड तगड़ा ग्रोथ मिले, राइट? तो अगर 25% का ग्रोथ मिलता है तो यस, ये सब सेटल हो जाएगा, बराबर? तो एक ये चेंज कर लोगे आप यहाँ पे? हाँ सर, मतलब समझना था सर, ग्रोथ मतलब मैं इसको प्री कोविड के हिसाब से उसको सेट करूं? देखो मैं एक एग्जांपल करता हूं, बराबर है? बाकी आप कर लेना, बराबर? मैं क्या करता हूं यहाँ पे, जैसे आपने कगार लिखा है, ये 11 ईयर है, राइट? जी। अपन 2 करते हैं। किधर लिखा आपने? इधर किया हुआ है, ओके। इज इक्वल टू प्री कोविड कौन सा है सर? ये वाला 35,756, राइट? डिवाइड बाय 2011। ये कितने साल हुए? 9 साल हुए? 9 साल। जी सर। तो 9 साल का ग्रोथ कितना आया? 28%, 16%। फिर मैं 5 साल का भी देख लेता हूं। इज इक्वल टू अगेन प्री कोविड डिवाइड बाय 2015। कितना ग्रोथ आया सर? 20%। ये 20%, 28% का ग्रोथ वो समय का है जब इंडिया के पास एवरेज इंडियन की इनकम लाख रुपया थी, लाख। अभी हमारी 1.8 लाख है और हम 2030 तक 3 लाख की इंडियंस की इनकम हो जाएगी एवरेज। तो ऑब्वियस है कि ज्यादा लोग स्पेंड कर पाएंगे एयरलाइन, राइट? तो कारण है ये इंडस्ट्री के बढ़ने का। ऐसे ग्रोथ देखो आप, राइट? हमने 9 साल और 5 साल दोनों देखा। अब प्रॉफिट का ग्रोथ मत देखो सर यहाँ पे, राइट? प्रॉफिट का ग्रोथ ना देखो, क्योंकि ये हाईली वॉलेटाइल है, काफी लॉस है यहाँ पे दोनों साल, राइट? मैं इसको डार्क कर देता हूँ, बहुत लॉस। पर कोविड के आने से पहले इन्होंने कितनी बार लॉस किया सर? एक भी बार नहीं, कभी भी नहीं। अब ये मुश्किल है कि इन्होंने कभी लॉस ही नहीं किया, जबकि एयरलाइन में आपको कंपनी नहीं मिलेगी जिन्होंने
कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया हो। जब हम लोग ये कंपनी का रिसर्च करते थे, जैसे वो टाइम पे जेट एयरवेज थी, कभी प्रॉफिट ही नहीं किया था उन्होंने। किंगफिशर थी, कभी प्रॉफिट नहीं किया था। स्पाइस जेट, कभी प्रॉफिट 1-2 साल, बाकी ज्यादातर लॉस। तो ऐसे समय पे भी सबसे कंसिस्टेंट प्रॉफिट वाली कंपनी कौन सी थी? खाली ये इंडिगो। जी सर। राइट। जी ये कोविड के कारण लॉस में आई है, प्रॉब्लम है इनके लिए ये लॉस में आई तो। पर अब जैसे इंडस्ट्री खुलेगी, सबसे पहले खड़ा कौन होगा? स्पाइस जेट की इंडिगो। इंडिगो। तो इंडिगो जो पहले प्रॉफिट करती थी वो वापस पहले प्रॉफिट में आ जाएगी। तो आपको सर क्या जानना पड़ेगा पता है? प्री कोविड इनके मार्जिन क्या थे? क्या जानना पड़ेगा सर? प्री कोविड मार्जिन। प्री कोविड मार्जिन, क्योंकि जब वापस बिजनेस सेटल हो जाएगा, इनके मार्जिन क्या हो जाएंगे? अगेन प्री कोविड मार्जिन पे आ जाएंगे लोग। जी जी तो जी। आपने यहाँ पे मार्जिन देखा है ना? राइट। यहाँ पे अभी क्या कर लेना पड़ेगा? कौन से साल का मार्जिन का आपको निकालना पड़ेगा डेटा? प्री कोविड का निकालो। इससे जी क्या पता चलेगा पता है अपने को? ये पता चलेगा कि जब अच्छा समय था तब इंडिगो के इतने मार्जिन थे, तो अब आने वाले समय में इनफैक्ट इसी साल से इंडिगो प्रॉफिट में आ जाएगी और अच्छे कमाई करने लगेगी। राइट। ओके ओके। तो आपका सबसे पहला काम हुआ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ढूंढना नहीं है, जी और मार्जिन देखा। राइट। ओके आपने अनुमान सर। लगाया 2030 में कितना धंधा जी होगा, 2035 में कितना होगा। प्रॉफिट का अनुमान कैसे लगाएंगे अपन? मार्जिन से। हाँ सर, वही क्वेश्चन था, बिकॉज ये माइनस मार्जिन मार्जिन से से तो अपन जितनी ने भी मार्जिन देखा होगी ना। उतने तो हाँ, देखो यहाँ पे जो आंसर आए जितना ना। जितना हम्म। जी सर, बोलिए सर। हाँ हाँ, आप कुछ कह रहे थे, कहिए। हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा था कि आपने बताया कि मार्जिन जितना होगा उसके हिसाब से लेना, मतलब जितना मार्जिन आएगा उसको प्रॉफिट ग्रोथ करना है। यस, मान लो यहाँ पे आपको आंसर मिलता है 5% का मार्जिन उनका था प्री कोविड। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, 2030 में अगर इनका धंधा 84,000 करोड़ है, मल्टीप्लाई बाय 5%, हो गया ना प्रॉफिट? ओके, डन राइट। डन 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 थोड़ा लॉजिक अभी यहाँ डन पे सर। आपको लगना पड़ेगा, क्योंकि ये मुश्किल कंपनी है। हर एक कंपनी जो टच इंटेंसिव सेक्टर की होगी बहुत मुश्किल होगी। एक नया केस स्टडी आपको मिलेगा, बराबर है? ओके सर। ओके और अच्छा फायदा होगा ये करने से आपको। भविष्य में जब कभी ऐसा हुआ कोई कंपनी के साथ, तो आपको ये केस स्टडी काम लगेगी। राइट ना? देखो हम श्योर लोग सर। जैसे गवर्नमेंट बैंक में हम इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि गवर्नमेंट बैंक क्या है कि वो ग्रोइंग नहीं, वो बरसों जी पुरानी। इंडिया में ग्रोथ था प्राइवेट बैंकिंग का, और पिछले बहुत सालों से गवर्नमेंट बैंक की एनपीए में प्रॉब्लम आ गए थे, बैंक सब लॉस करती थी। पर जी एसबीआई एक ऐसी बैंक थी जो हम पहले भी ट्रैक करते थे, उनके प्रॉफिट अच्छे थे, कम एनपीए थे दूसरों की कंपैरिजन में। वो जी बरसों पहले उन्होंने लाइफ लॉन्च किया, एसबीआई लाइफ सक्सेस रहा, एसबीआई जनरल सक्सेस रहा, एएमसी में वो अव्वल है। मतलब एसबीआई ने जो धंधे किए सब अच्छे हैं। राइट। जी अब जी जब सर। बुरा हाल हो गया गवर्नमेंट बैंक्स का सबका, तो सब बहुत ही अंडर वैल्यूड थी। राइट। तो अभी जी हमको सर। वैल्यूएशन निकालनी है एसबीआई की, हम कैसे निकालेंगे? एसबीआई का तो इंडिगो की तरह लॉस था, तो हमने जी किसका सहारा लिया होगा उस समय? मार्जिन। मार्जिन। जी राइट। अभी जी आप जैसे कह रहे थे कि क्रूड बढ़ने से सेल्स घटा होगा शायद, आपने पहले वो अंदाजा लगाया। राइट। मैंने कहा क्रूड का कोई लेना देना नहीं। वैसे ओके ही गवर्नमेंट बैंक में एनपीए बढ़ने से धंधा नहीं आ रहा था, ऐसा नहीं था। धंधे का एनपीए से कोई लेना देना नहीं। धंधा कैसे आता है? डिमांड से। जितने लोग ओके ज्यादा लोन लेके बैंक में से, उतना उनका धंधा बढ़ता है। तो बैंक, जी सारे गवर्नमेंट बैंक के धंधे तो कंटिन्यू आ रहे थे। गवर्नमेंट बैंक का ग्रोथ 5% रहता है, आप उसमें 15% उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मार ओके किधर पड़ी थी एनपीए की वजह से? प्रॉफिट। प्रॉफिट्स। जी प्रॉफिट्स। जब आपकी जी कोई बैंक ऐसी हो जिनकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो, यानी जिन्होंने वो लोन ली हुई है वो पैसे नहीं दे रहे, तो उससे जी उनके प्रॉफिटेबिलिटी टूट जाएगी बैंक्स की। राइट। तो हमने एसबीआई में जी यही किया, मार्जिन देखा, और जब एसबीआई जी लॉस करती थी तब हमने अनुमान लगाया, और हमने इसके रिकॉर्डिंग दिए थे कि एसबीआई एक जमाने में 25,000 करोड़ का प्रॉफिट करेगी। तब एसबीआई जी लॉस करती थी, पर लोगों को विश्वास नहीं होता था। मतलब लोग मजाक बनाते थे वो वीडियो का, कि अरे यार क्या बात करता है, लॉस कर रहे हो और तुम कहते हो 25,000 करोड़। देखो अभी 35,000 करोड़ का प्रॉफिट आया। आया।
जी हमें वो सोचना पड़ेगा जहां पे लोगों की सोच बंद हो जाती, राइट। हाँ जी उनको अंदाज नहीं आएगा। अभी इंडिगो में लोग ऐसा ही सोचेंगे, अरे ये तो मरी पड़ी है, इसका क्या होगा। उनको पता नहीं है ये ग्रोथ कैसा है इंडिया का एयरलाइन में। अभी एयरलाइन दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट की जब बात होती है तो इंडिया का कोई एयरपोर्ट आता है क्या नाम में? सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट में इंडिया का नाम नहीं आएगा। टोक्यो, जी लंदन, यूएस के एयरपोर्ट आएंगे। ये दशक में अपना जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, ये दुनिया का सबसे बिजी एयरपोर्ट हो जाएगा। वर्ल्ड सबसे बिजी एयरपोर्ट दिल्ली, क्योंकि लोग इतने हैं यहाँ पे, राइट। तो एब्सोल्युटली दिस इज जी गुड इंडस्ट्री, राइट। पर प्रॉफिट के लिए तैयार रहो, प्रॉफिट ऐसे ही आएंगे इनके, राइट। तो ऐसा नहीं मैं बहुत ज्यादा पैसा डाल दूं। ग्रोथ इज गुड बट क्वालिटी सो। ऑल राइट सर। जी सर जी। क्या क्लियर की कोई कंफ्यूजन यहाँ पे बताओ? नहीं नहीं, क्लियर कर है सर, पाओगे ना? क्लियर है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। या अभी हम अगले हफ्ते भी इसी को वापस देखेंगे, बराबर है? क्योंकि श्योर सर। करंट ट्रेंड डालेंगे ना इसमें। जी सर जी सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच शैलेश भाई, और ताली हो जाए शैलेश भाई के लिए। बहुत ही टफ कंपनी इन्होंने सिलेक्ट की, और मुश्किल कंपनी पे काम करने पे ही ज्यादा सीखने को मिलता है। सो ग्रेट। यहां पे मेरे को आप लोग फटाफट बताइएगा कैसा ग्रोथ रह सकता है, राइट। जस्ट अ मिनट, अल्पेश भाई कुछ कहना चाहते हैं? कहिए अल्पेश भाई। या अल्पेश Yes, भाई I'm giving the congratulations to Shailesh bhai. ओके ओके, Yeah, ग्रेट ग्रेट, yeah. राइट। तो हम लोग वापस कंपनियों पे आ जाते हैं, और मैं ये कंपनियों को A to Z में बांट देता हूं ताकि कंटिन्यू एक के ही नाम ना आए, राइट। ओके, जस्ट अ मिनट। इसको मैं कंपनी वाइज A to Z कर दिया। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है क्या? राइट। ओके, हो जाने दो इसको एक बार। ओके, एशियन पेंट, HDFC, IRCTC। IRCTC का ग्रोथ का क्या आप सब लोग अंदाजा लगाते हो? यस एवरीबॉडी, कोई अंदाजा IRCTC का ग्रोथ कितना उम्मीद करोगे? बोलो। हाँ, क्या 13% अल्पेश भाई? ओके। IRCTC का पास्ट क्या कहता है? ये भी टच इंटेंसिव सेक्टर है कि नहीं है? देखो, इंडिगो की तरह 850 करोड़ का धंधा। अब जब इसका IPO आया था, हमने ये कहा था कि IRCTC कभी लॉस नहीं करेगी, ऐसा धंधा होगा इसका। पर देखो, किसको पता था कोविड आ जाएगा और सबके धंधे बंद हो जाएंगे। पर फिर भी IRCTC ने हमको बचाया। कैसे? प्रॉफिट में तो रही है, पर सी वॉट ग्रोथ, 700 करोड़ से 2500 करोड़। कोविड आया पिछले साल, इंडिगो की तरह। ये इंडिगो या IRCTC की कहानी नहीं है दोस्तों। कोई भी कंपनी अगर आप देखोगे टच इंटेंसिव सेक्टर की, किसी ने लाइफ टाइम हाई नहीं लगाया, राइट। तो अब ये वापस से ट्रेंड्स पहले की तरह चलने लगी है। आपको कम से कम कितना ग्रोथ उम्मीद करना चाहिए? अखिलेश जी ने यहाँ पे जो ग्रोथ का डेटा दिया है, इसको चेंज करना पड़ेगा। जस्ट लाइक शैलेश भाई, प्री कोविड लेवल एंड पोस्ट कोविड लेवल, बराबर है। फिर मेरे को नेक्स्ट वीक बताना कि IRCTC के कितना ग्रोथ उम्मीद करोगे। मैं तो मिनिमम 12% ग्रोथ उम्मीद कर रहा हूं। 12 to 15% का ग्रोथ हम उम्मीद करेंगे। आज की ये 2000 करोड़ के टर्नओवर वाली IRCTC, कल आराम से दोस्तों यही दशक में हम इसको 10,000 करोड़ पहुंचता देखेंगे। पैसा क्यों नहीं मिलेगा यार? कोई सवाल ही नहीं है इसमें, राइट। देखो, कोई भी बिजनेस होते हैं, कुछ बिजनेस इरिवर्सिबल होते हैं ना। बिजनेस इरिवर्सिबल का मतलब क्या? जस्ट मैं ये थोड़ा सेट कर देता हूं, आपका ये डेटा चला गया तो टुडे 25/6/6, ओके। जस्ट ये पुराना वर्जन आ जाने दो। या मैं ये करता हूं, तब तक मैं बातचीत करता रहता हूं आपसे। कुछ बिजनेसेस होते हैं दोस्तों जो इरिवर्सिबल होते हैं, मतलब उनके जो धंधे हैं, एक बार आपने उनकी प्रोडक्ट यूज की, फिर आप कहीं और नहीं जाओगे।
राइट। तो वैसा ही आईआरसीटीसी का हाल है कि नहीं? एक बार आपने ऑनलाइन टिकट बुक की, मुझे बताओ आप में से कितने लोग लाइन में जाके खड़े रहोगे? कोई नहीं। प्लेटफॉर्म पे आपको आईआरसीटीसी का ही पानी मिलेगा, आपको आईआरसीटीसी का खाना मिलेगा, धंधा होना ही है इनका। गुड ग्रोथ। हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर, कितना ग्रोथ है लालपत का? जस्ट लेट मी चेक। इनके डेट अभी देखो, ये टच इंटेंसिव सेक्टर नहीं है क्या? जब इसका आईपीओ आया था तब हम यहां पे थे और हमने उस समय अनुमान लगाया कि लालपत का ग्रोथ मस्त रहेगा। लालपत का ग्रोथ अच्छा रहा। 1925 करोड़ का टर्नओवर, दिस इज प्री कोविड लेवल। मुझे बताओ यहां पे कुछ है क्या? कोविड की वजह से धंधा इनका अफेक्ट हुआ था? याद नहीं बड़ी? उल्टा कोविड ने तो इनके धंधों को बढ़ाया। हम दौड़ के वहां बार बार लैब टेस्ट कराने जाते थे। सही बात है कि नहीं? तो यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है। ये जो ग्रोथ का डेटा दिख रहा है दैट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, राइट। आने वाले समय में हम लेबोरेटरी से, लालपत लैब से 15% ग्रोथ की उम्मीद जरूर रखेंगे, बराबर है? तो 15% से धंधा बढ़ेगा, डेब्ट फ्री कंपनी है, 15% से प्रॉफिट बढ़ेगा। दोस्तों अगर आपका पैसा 15% से बढ़ता है तो 20 साल में ये 15 गुना होता है, राइट। मतलब हर साल डबल। तो हर साल डबल करने के पीछे नहीं पड़ने का, खाली 15% करो ना, टाइम दो, ऑटोमेटिकली 15 गुना हो जाता है, राइट। तो बहुत बड़े एस्टिमेट मत रखो, 15% में तो कमाल होने वाला है। सो यस, यू आर गोइंग टू गेट गुड ग्रोथ। पर यहां पे एक और चीज मैं बता दूं, कोविड की वजह से इनको जो धंधे मिले थे इस साल मिलेंगे क्या? क्या कहते हो आप लोग? हाँ, जितने लोग कोविड की वजह से टेस्ट कराने जाते थे, क्या ये साल भी हम लोग टेस्ट कराएंगे? नो। तो कोविड का जो जंप था वो निकल जाएगा और ये साल हम देखेंगे लालपत लैब का धंधा कम होगा। ऐसा क्यों? कोविड का इफेक्ट चला जाएगा। देखो इंडिगो और आईआरसीटीसी कोविड अफेक्टेड, इस बार लाइफ टाइम हाई धंधा। लालपत लैब कोविड के फायदे वाला सेक्टर, इस साल कोविड नहीं है तो धंधा कम, राइट। ये लॉजिक्स थोड़े हमें लगाने होंगे। लॉन्ग टर्म चित्र क्लियर रखो। मैं शॉर्ट टर्म में आप ये लॉजिक कैसे लगाओ, इसके लिए कुछ डेटा स्टडी हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीक, बराबर। तो अगला वीक वो एक्सरसाइज करने से सब आइडिया क्लियर हो जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहाँ पे। ऑलराइट। सो लालपत लैब या डेफिनेटली ए गुड ग्रोथ। टाइटन, अखिलेश भाई ने काम किया है, बताओ मेरे को क्या ग्रोथ की उम्मीद करूं मैं टाइटन से? हाँ, टाइटन इंडस्ट्री से मेरे को कितना ग्रोथ की उम्मीद करना चाहिए? यस एनीबॉडी? जब मैं नया नया सीख रहा था तब मेरा पहला एग्जांपल ये टाइटन पे ही हुआ था। तो तब हम सब दोस्त लोग मिलके कर रहे थे ना, हम लोग कर रहे थे, पर हम एक दूसरे को क्या कहते थे पता है? काम टाइटन पे करने का पर खरीदने का नहीं, क्योंकि तो बहुत चल गई है, ये नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी, राइट। पागल जैसी सोच थी हमारी। पर देखो कुछ साल बाद हमने टाइटन ली और वो लेने के बाद भी कितना गुना हुआ, राइट। तो बिजनेस समझे भाव में। टाइटन ग्रोथ अराउंड 20% पर है ना, विनोद भाई, शैलेश भाई 15%। डेफिनेटली देखो कंजर्वेटिव रहो, कंजर्वेटिव कि थोड़ा नीचे सोचे तो 15% तो मिलना ही चाहिए टाइटन में, राइट। ये कोविड अफेक्टेड इंडस्ट्री थी, राइट और रॉन्ग सर? हाउ वी कैन से कोविड अफेक्टेड? इनका ज्वेलरी का बड़ा टर्नओवर, अब शादी ब्याह के सीजन में इनका धंधा जबरदस्त चलता है। कितनी शादियां आप लोगों ने कोविड में अटेंड की बताओ मेरे को? बहुत कम। दैट इज द रीजन वी से दिस इज कोविड अफेक्टेड इंडस्ट्री। पर जो 2 साल से शादी बगैर के रह गए थे ना, अभी आप इस साल देखना कितना लाइन लगने वाला है आपके पास कंकोत्रियों का, इनविटेशन पे इनविटेशन। नेक्स्ट 10 ईयर में हम 10 करोड़ शादियां देखेंगे दोस्तों। अब ये 10 करोड़ शादियों का फायदा कौन उठाएगा? टाइटन। 15% ग्रोथ, कंजर्वेटिव ग्रोथ। दिस इज अ डेब्ट फ्री कंपनी, डेब्ट फ्री, मार्जिन कंसिस्टेंट, कभी लॉस नहीं किया। तो मैं क्यों यहां वहां कहीं पे भी नजर रखूं जब इतनी बढ़िया कंपनी हो? 15% सेल्स ग्रोथ, 15% प्रॉफिट ग्रोथ, पैसा अपना 15 गुना, राइट। वंडरफुल कंपनी। इस प्रकार से जरा देखो। नाउ हियर इज आमरा राजा बैटरी, अल्पेश पटेल ने इस पे काम किया है। मैं ये ओपन करता हूं। क्या बात है, पूरा काम किया है अल्पेश भाई ने। तो अल्पेश भाई यहां आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को।
सर कैसा ग्रोथ है अमरा राजा का? Sales wise, it is 22%. 22% ड्यूरिंग लास्ट 20 ईयर। Yeah, 2 दशक में 22%, बराबर। yeah, ये 2 दशक का 22% इसलिए भी है क्योंकि शुरुआत में अपनी इंडियन ऑटो एंसिलरी इंडस्ट्री का लो बेस था, हम सब आगे बढ़ रहे थे, तो ग्रोथ बहुत अच्छा था वो टाइम पे। पिछले 5 साल में मंदी चल रही है, पता है आपको, ऑटो इंडस्ट्री में मंदी है ना 5 साल से। right. दुनिया भर की ऑटो इंडस्ट्री सब प्रॉब्लम में है। आपका आमरा राजा का 10 साल का ग्रोथ 11%, 5 साल का ग्रोथ 60%। तो पहले अच्छा था, अभी थोड़ा म्यूटेड है। भविष्य आपको क्या लगता है अल्पेश भाई, बताइए। ऑन एन एवरेज जो अभी ये जो फॉर्मूला के हिसाब से जो हमने लगाया था, सो वो बेसिक जो है शॉर्ट टर्म में हमने 8% के हिसाब से उसका ग्रोथ रेट लिया था ड्यू टू दिस एवरेजिंग फिगर। अच्छा, पर ये एवरेज में प्रॉब्लम है। देखो आपका मैंने एवरेज किया तो प्रॉफिट का एवरेज आ गया, देखा आपने? एवरेज का प्रॉफिट है। हाँ, यहाँ पे डी आना चाहिए, डी कर दूं मैं, डी कॉलम। देखो अभी सही आया, अभी मैं इस पे कर रहा हूं तो ये कॉलम को सिलेक्ट किया ना इसने, राइट 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 राइट। ओके, तो आपका एवरेज ग्रोथ सर 13% का है, 13%, राइट। भविष्य पास्ट कैसा है इसका, कितनी बार इन्होंने लॉसेस किए हैं? लॉसेस नहीं किए है, जस्ट कभी नहीं। यस, कभी नहीं। तो मतलब टॉप क्वालिटी कंपनी है, राइट। पर Yes. प्रॉब्लम किधर है? अभी ग्रोथ में थोड़ा प्रॉब्लम है, धंधे इतने तेजी से बढ़ नहीं पा रहे। सही बात है सर? यस, राइट। तो ये तो इनका नहीं, सब ऑटो कंपनियों का प्रॉब्लम है। ना मारुति के बढ़े, राइट, ना अच्छे से अच्छी कंपनी ले लो, उनके धंधे नहीं बढ़े 5 साल। तो जब मेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के धंधे नहीं बढ़ेंगे तो दूसरी जो कंपनी है उनको माल सप्लाई करने वाली है, उनके धंधे भी कम बढ़ेंगे सर, राइट सर? सही है। तो आपका एस्टिमेट यहाँ के डेटा के हिसाब से 13% का है, बराबर। देखो 13% का ग्रोथ का उम्मीद हम रख सकते हैं, ये मुश्किल नहीं है और अचीवेबल है, करेक्ट सर? राइट। प्रॉफिट का ग्रोथ मैं अभी कंट्रोल भी कर देता हूं। प्रॉफिट भी हम यहाँ पे कितना उम्मीद करेंगे? सेम 13%। ओके, बढ़िया मार्जिन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। राइट। डेब्ट फ्री कंपनी, हर प्रकार से बढ़िया। तो धंधा अगर 13% से बढ़ेगा, प्रॉफिट 13% से बढ़ेगा। ईपीएस का ग्रोथ कभी लेने का नहीं, ईपीएस भी वही लिखने का जो प्रॉफिट है, 13%। ओके, राइट सर? राइट। तो 2030 में आपके डेटा के हिसाब से कंपनी किधर पहुंचेगी सर? 23,000 करोड़। 23,000 करोड़। राइट, मतलब कंपनी अपना एक लैंडमार्क फिगर हासिल करेगी 30,000 करोड़। प्रॉफिट हो जाएगा 1400 करोड़, राइट। राइट। अगर ये सब हुआ तो जो इन्वेस्टर है उनकी अर्निंग बढ़ेगी सर, 100% बढ़ेगी। मतलब आपके पास अगर शेयर है, आज आपको एक शेयर पे 30 रुपया मिल रहा है, राइट। यस, आपको 2030 में कितना मिलेगा? 80। 80। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, एकदम ध्यान से सुनना, इस साल 30, 2030 में 80, बीच में क्या सर? खाली। एवरीबॉडी प्लीज फोकस। इस साल 30, 2030 में 80, पूरे रास्ते में क्या? सो इसका जो कम्युलेटिव ईपीएस जो परसेंटेज ग्रोथ है एवरेज, हाँ, वो हर एवरी ईयर वी हैव आएगा। तो हर साल पैसा तो बनने वाला है ना। यस। ऐसा तो नहीं कि मैं आपको खाली 2030 के सपने दिखा रहा हूं कि 2030 में कंपनी बड़ी हो जाएगी, आपको पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हर साल बढ़ती है कंपनियां, राइट। राइट। तो हर साल आपको डिविडेंड मिलता है, हर साल आपकी बुक वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी सर? बढ़ेगी। तो जब आपकी अर्निंग बढ़ रही है, जब आपकी बुक वैल्यू बढ़ रही है, तो भाव बढ़ेगा कि नहीं? श्योर, 100%। अब कौन से केस में भाव नहीं बढ़ेगा? अगर आपका ये प्रेडिक्शन गलत हो गया, राइट। आप सोच रहे हो 13% का ग्रोथ है, मान लो 13% का ग्रोथ आया नहीं, तो आप जो वैल्यूएशन बना रहे हो उस पर इफेक्ट आएगी कि नहीं? यस, समझ रहे हो ना सर? सही तो सही। पूरे वैल्यूएशन की जो गेम है वो किसके हाथ में है? ग्रोथ के हाथ में। ग्रोथ। किसके? ग्रोथ है। ग्रोथ। इसीलिए हमने सबसे पहले वीक में क्या सीखा? ग्रोथ। हम कौन सी कंट्री में पैसा लगा रहे? जो कंट्री में क्या है? डेवलपिंग, ग्रोइंग कंपनी, ग्रोइंग कंट्री, सॉरी, ग्रोइंग कंट्री। हम कौन से सेक्टर में पैसा लगा रहे? जो सेक्टर ग्रोइंग इन सेक्टर्स है।
इसीलिए क्योंकि आने वाले समय में आपके पैसे कितने बढ़ेंगे वो इसी ग्रोथ पे डिपेंड है। अगर आमरा राजा का धंधा नहीं बढ़ा 13% से तो पैसे भी हमारे कम बढ़ेंगे। राइट सर? तो हमें इसको ट्रैक करना पड़ेगा कि क्या जो हमने सोचा वैसे ही धंधे बढ़ रहे हैं कि नहीं। बराबर सर? राइट। तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? हमने अलग अलग कंपनियों में अंदाजा लगा के पैसा डाल दिया। राइट? अब हम बैठे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा अनुमान है कंपनियां बढ़ेगी, हमको अच्छा पैसा मिलेगा। मान लो आपकी 15-20 कंपनी में से 2-3 कंपनियां गलत हो रही है, आप सोच रहे हो ग्रोथ आ नहीं रहा है, तो क्या करेंगे सर? सो वी नीड टू चेंज। सवाल ही नहीं ना सर। बिल्कुल सही बात है। राइट? देखो बरसों पहले हम लोगों को लगता था कि जो चैनल्स है, न्यूज चैनल्स, राइट, वो बहुत अच्छा ग्रोथ करेगी, पर अमेजॉन प्राइम आएगा, हॉटस्टार आएगा, ये पता था अपने को 10 साल पहले? नहीं पता। इन्होंने आके ब्रॉडकास्ट चैनल का धज्जियां निकाल दी, तो भी वो नहीं बढ़ेंगे। तो हमने 3-4 साल पहले ही, हमारा उस समय स्टेक सन टीवी में हुआ करता था, अब अपने को पता है कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से आपके चैनल बढ़ेंगे नहीं, तो क्यों इन्वेस्ट करें? वी एग्जिटेड फ्रॉम दैट कंपनी। राइट? यस। कुछ इन्वेस्टर क्या करते पता है? सोचते अरे मेरे को 10% नुकसान जा रहा है, मैं अभी नहीं करूंगा, जब मैं प्रॉफिट में आऊंगा तब निकलूंगा। धंधे वाले लोग ऐसा नहीं सोचते। वो ये सोचते कि अगर मैं इसको लेके 10 साल बैठा रहा तो मेरा टाइम बिगड़ेगा, वो बड़ा नुकसान है। वही पैसा मैं कोई ग्रोइंग में लगाऊं तो कितना फायदा हो जाएगा। करेक्ट सर? राइट। तो पूरे आपकी जर्नी में आज से लेके 2030-2035 तक आपके पैसे आज जो है यहां से 10-20-25 गुना होने ही वाले, लेकिन उसको ट्रैक हम करते रहेंगे, ग्रोथ ट्रैक करेंगे, बाकी कुछ देखने का जरूर नहीं। और मैं एश्योर कर दूं, ये ज्यादातर कंपनियों में आप सही पढ़ोगे, पर कुछ कंपनियों में ऐसा इंडस्ट्री का रिलेटेड कुछ चेंज आएगा, आप गलत होंगे। इट्स ऑल राइट। बराबर है सर? राइट। या तो चलिए, बढ़िया आपने एस्टिमेट लिया हुआ है, ग्रेट। तो आमरा राजा अभी हम यहीं पे छोड़ देते हैं, हम इसका करंट ट्रेंड सर नेक्स्ट वीक देखेंगे। बराबर है? ओह या। ताकि हमें पता चले कि हमारे रडार पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ओके, सो मैं नेक्स्ट कंपनी पे आ रहा हूँ। एक सर क्वेरी था मेरा। हाँ जी, कहिए सर। ये जोमेटो जो था ना, वो भी मैंने लिया था, तो इसके प्रीवियस वीक तक तो मैंने पूरा जो डेटा था वो सब अपने लिए, लेकिन जब एस्टिमेशन और इसका जो बात आया, हाँ, फिर मैंने थोड़ा एक्सरसाइज किया, फिर अपना जो अमोल देशमुख जी ने जो भी प्रेजेंट किया था, हाँ, तो उसमें से वो कई ये जो हाईलाइटेड ऑरेंज हाईलाइटेड जो डेटा है, रो डेटा, वो उनके हिसाब से मैंने फॉर्मूला लगा के प्रॉफिट को ये सब निकाला। ओके। लेकिन ये जो इक्विटी और ईपीएस का जो ये वो जो है ना, वो नहीं मिला। सो उसके ऊपर से फेस जो अपना फेयर वैल्यू जो है वो थोड़ा इट इज नॉट अ प्रॉपर। राइट। उसके हिसाब से उन्होंने बताया था कि वो हम बुक वैल्यू के हिसाब से कुछ कंसिडरेशन करते हैं। देखो क्या होता है अल्पेश भाई, जैसे आपने अगर यूनिटेक का नाम सुना हो, जेपी एसोसिएट, सोलॉन, ये सब लॉस मेकिंग कंपनियां थी। ओके। पर वो कभी जीरो नहीं होगी। उनका भाव जीरो हुआ क्या कभी? नहीं हो गया। वो क्यों जीरो नहीं होती है? 500 से गिर के वो 50 पे 60 पे कहीं अटकती है। वो वहां अटकती है जहां उनकी बुक वैल्यू होती है। ओके। राइट? तो इसीलिए लॉस मेकिंग कंपनी में क्या देखने का? ईपीएस नहीं देखने का। ओके। क्या देखने का? बुक वैल्यू। बुक वैल्यू। बराबर? तो आपको ईपीएस के साथ बुक वैल्यू का भी एक कॉलम यहाँ पे बनाना पड़ेगा। ओके। राइट? कैसे बनाओगे बुक वैल्यू? अभी वो मैं सर्च करूंगा एक बार। मैं यहां लिख देता हूं बुक वैल्यू। क्या करने का सर? इक्विटी यानी पेड अप इक्विटी, राइट, प्लस अदर इक्विटी यानी रिटेन अर्निंग है, बराबर, डिवाइड बाय क्या करेंगे? प्राइस। नहीं, प्राइस नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स। ओके। राइट? देखो ये इक्विटी और अदर इक्विटी मिला के जो है वो इनका नेटवर्थ है। राइट? ओके। तो हमें इनका जो टोटल नेटवर्थ है उससे नंबर ऑफ शेयर को डिवाइड करना है, तो हमें पता चले मेरे हिस्से का कितना रुपया पड़ा है यहाँ पे, दैट इज बुक वैल्यू। ओके, बराबर? वेरी क्लियर। तो यहाँ पे बुक वैल्यू आप गिन लेना,
अब ये मान लो इनकी आज 100 की बुक वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल, वैसे इनकी 20 या 25 रुपए की है, मैं भूल गया अभी, पर 20 रुपीज की अगर इनकी बुक वैल्यू है, अगर ये जोमेटो इस साल भी लॉस करेगी तो ये बुक वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी? लॉस करेगी तो लॉस करेगी तो भी उसमें मेरे हिसाब से इफेक्ट नहीं आना, सॉरी, हाँ, इसमें इफेक्ट आएगा, यस आएगा। देखो क्यों? आएगा। क्योंकि ये लॉस जाएगा किधर से? वो अदर इक्विटी में से। अदर इक्विटी में उसका इफेक्ट आएगा। हाँ, मान लो इस साल इन्होंने 500 करोड़ का लॉस किया, वैसे कंपनी ने कहा है Q4 में ये लोग प्रॉफिट में आ जाएंगे, तो अगर Q4 में प्रॉफिट आएंगे तो भी पूरा साल तो लॉस ही करेंगे ना। राइट राइट राइट, क्योंकि एक क्वार्टर बचा नहीं सकता है। राइट राइट। तो हम ये सोचेंगे इस साल मान लो थोड़ा बहुत लॉस करेंगे, तो जितना लॉस करेंगे उतना बुक वैल्यू वैसे निकल जाएगा। राइट, 500 करोड़ का लॉस तो टोटल इक्विटी में से 500 बार। ओके, राइट, और अगर आप ईपीएस की भाषा में देखो, मान लो इन्होंने -2 ईपीएस का लॉस किया, 2 रुपए का, तो ओके, बुक वैल्यू कितना हो जाएगा? 18। ओके, राइट, अभी आपको समझ में आया? ये जेपी एसोसिएट, उनकी बुक वैल्यू जो थी वहां से भी रोज धीमे धीमे टूटते टूटते आज 5-10 रुपया क्यों आ गए? क्योंकि वो हर साल लॉस करते चले गए। तो बुक वैल्यू क्या होती है? हर साल रिड्यूस होता है, डिक्रीज होती है। तो Decrease हर होती है। साल उनकी बुक वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उनका भाव डिक्रीज हो जाता है, और लोग एवरेज करते रहते। उनको पता नहीं है कि ये कब तक टूटेगा। जब तक बुक वैल्यू नीचे आएगी तब तक उसको कोई चला नहीं सकता। राइट सर? राइट राइट राइट। तो बहुत ही लॉजिकल होता है। इसको बिजनेस की नजर से देखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर। ओके, पर जोमेटो मुश्किल है, आपने काम किया लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा, पर फिर भी आपके पास नंबर है क्या अमोल का? हाँ, नहीं नंबर नहीं था, तो मैं रात को परसों उठ के 4:30 बजे उठ के पूरा 2 घंटे का वीडियो देखा था पूरा। ओके, लेकिन एक बार कांटेक्ट कर लो। ओके, अपने ग्रुप में ही वो है। राइट, तो ग्रुप में या तो आपको नंबर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप में ही लिख दो अमोल देशमुख आपसे बात करनी है। राइट राइट, राइट, वो आपको टाइम दे देंगे, वो समय थोड़ी बातचीत करो, यस यस, काफी सीखने को मिलेगा उनसे। श्योर, थैंक यू थैंक यू। तो मैं इसको डिलीट नहीं कर रहा हूँ ना, इधर हाँ, तो रहने जस्ट कीप, देना। यस, उसको मैं थोड़ा वो करेगा। या समीर भाई, यस आप कुछ कहना चाहते हो? गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग समीर भाई, कहिए। सर मेरी क्वेरी थी कि फेयर वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हाँ, अभी फेयर वैल्यू हम क्या, मतलब जैसे 40 पे आपने कहा था कि 40 से रिवर्ट होगा, 68 तक जाएगा, तो मैंने अभी लिया नहीं है। अभी मैं भी देख कीप ऑन रडार ही है, बट राइट, हम फेयर वैल्यू जैसे 2030 में अभी कैलकुलेट कर रहे हैं कि 85 है, बराबर। बट ट्रेड मतलब फेयर वैल्यू से कितना ऊपर जाना चाहिए जोमेटो? अभी देखो, की अच्छी फेयर कंपनियां वैल्यू फेयर वैल्यू से 2-3 गुना भाव ऊपर होता है उनका। जी, राइट, ये तो अभी हम पूरा समय चल रहा है, तो आपको सारी कंपनियां फेयर वैल्यू के नजदीक मिलेगी। जैसे तेजी आएगी ना समीर भाई, ये कोई भी कंपनी 2-3 साल तक आपको फेयर वैल्यू पे नहीं मिलेगी। सब आपको तड़पोगे, मतलब आप बोलोगे पीयूष भाई फेयर वैल्यू पे कंपनियां नहीं आती है, जी सर, और अभी है कि सब फेयर वैल्यू के नीचे होती है। जी सर। अभी सर आपने क्या रिकमेंड किया कि अभी 40-42 जैसे गिरा था जोमेटो, हाँ। तो इन्वेस्ट करना चाहिए अभी देखो, या हमने अभी? पहले से रिकमेंड किया था कि 47 रुपीज पे लेना चाहिए। 47 उसका एक अच्छा लेवल था लेने का, और मैं 47 से 120 की रेंज में उसको उम्मीद करूंगा 1-2 साल। राइट, तो 47 पे मैं ऐड करूंगा, 120 पे प्रॉफिट भी बुक करूंगा। एग्जैक्टली आपने फिब लेवल से ही निकाला या? हाँ, वही लेवल से निकाला है, वही लेवल। क्योंकि देखो अभी इनके वैल्यूएशन क्या है, मैंने जैसे बताया बुक वैल्यू 20 रुपया। अब जी, हम उम्मीद रख रहे हैं कि जोमेटो के मैनेजमेंट ने कहा, देखो वैसे उन्होंने जो कहा सब किया है, मतलब मैनेजमेंट गलत नहीं है, एकदम प्रॉपर मैनेजमेंट है। जोमेटो के मैनेजमेंट ने कहा Q4 में हम प्रॉफिट करेंगे। उन्होंने ये भी कहा पूरे से पूरे अगर कोई भी बीच में कंडीशन आ जाती है तो भी हम नेक्स्ट ईयर 2023 के बाद Q2 तक तो प्रॉफिट में आ ही जाएंगे। तो अब हम कब तक उम्मीद करेंगे समीर भाई जोमेटो को प्रॉफिट में आने का? हम नेक्स्ट ईयर Q2 तक ही करेंगे। हाँ, मतलब Q4 में तो उनको 100% उम्मीद है, पर नहीं हुआ तो Q4, Q1, Q2 ये समय में हम उम्मीद करेंगे प्रॉफिट में आए। कम से कम समीर भाई, जो ये बुक वैल्यू कम होती जाती है ये तो बंद हो जाएगी। अगर वो बंद हुई तो भी शेयर चलने लगेगा, बराबर है? फिर हम अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, पर लिमिटेड करने का, क्योंकि अभी हम कहानी पे जा रहे हैं, सही में नहीं कमा रही है।
बराबर ना, आधा टका से ज्यादा नहीं लेने का समीर भाई, ठीक है सर। बराबर या ओके। और ये 85 का जो फेयर वैल्यू जो 2030 का लिखा है, अभी ये फेयर वैल्यू मत देखना, हम लोग नेक्स्ट वीक जब एक्सरसाइज करेंगे उसके बाद जो फेयर वैल्यू आए देख लीजिएगा आप सब। ओके, थैंक यू सर। या धन्यवाद। ओके, विनोद भाई कुछ कह रहे हैं, टाइटन इज मार्केट लीडर इन ज्वेलरी सेक्टर, एब्सोल्युटली राइट सर। इंडिया इज कंट्री ऑफ मैरिजेस 100%, एटलीस्ट 3-4 टाइम्स इन अ ईयर, बराबर है सर, सही बात है। अभी इंडिया में 2 सीजन हो गई है, 2 नहीं 3, 2 सीजन मैरिज के और तीसरी एनआरआई के मैरिज, तो अभी तो पूरा 12 महीना यही चलता जाएगा, राइट ना। और 100% मैं टाइटन से बहुत उम्मीद रखूंगा। इन्होंने इस साल भी बहुत काफी इन्होंने नए स्टोर ओपन किए, ये प्रीमियम सेगमेंट में आ गए, मतलब वहां पे भी ये बहुत अच्छा कर रहे हैं। सो यस, डेफिनेटली गुड ग्रोथ, राइट। अभी दूसरा कोई कंपनी आप में से किसी ने लिखा है क्या? नो, तो मैं लाइन टू लाइन चल रहा हूं। अपोलो हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल, ओके। अल्पेश भाई ने काम किया है, मैं ओपन कर देता हूं अपोलो हॉस्पिटल को, और तब तक हम शैलेश भाई से भी बात कर लेते हैं। या शैलेश भाई कहिए। सर ये हम जो मीडियन यूज करते हैं और एवरेज यूज करते हैं, तो मतलब उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है कि मतलब एवरेज कहाँ पे, मीडियन कहाँ पे। बता देता हूं मैं सर, देखो क्या करने का, जब आपके पास कम फिगर है, जैसे ये कितनी फिगर है 1 2 3, आप ये 3 का डेटा मिड लेना चाहते हो, ये 3 का, बराबर कि नहीं? जी, तो ऐसे केस में आप एवरेज ले लो, एवरेज ऑफ दिस 3 ईयर, राइट। पर जब आपके पास लिस्ट लंबा हो, जैसे जब आप पी निकालोगे, जैसे यहां पे आपने पी निकाला है पूरे इतिहास का, तो एवरेज मत लो, राइट, मीडियन। मीडियन क्या करता है, आपको मिड वैल्यू पे ले जाता है, राइट। अगर एवरेज होगी तो ये 300 बहुत ही एग्जैगरेटेड फिगर है, ये आपकी पूरी एवरेज को चौपट करेगी, बराबर। तो सिंपल फॉर्मूला, अगर आप 2 या 3 फिगर का एवरेज लेना चाहते हो तो एवरेज लो, पर जब आप 5+ जाते हो तब मीडियन, राइट सर। समझिए सर, पर मान लीजिए कि 2-3 की वैल्यू है, 2-3 ही फिगर है, उसमें भी ऐसे ही 5 वाला फिगर है मान लीजिए, तो उस टाइम पे कैसे करेंगे? उस टाइम पे भी क्या होगा, देखो आपके पास 4 अंक है, आप एवरेज लो या मीडियन लो, फिगर वही आएगी। अच्छा, क्योंकि मीडियन क्या करती है, मीडियन इसको क्या करेगी, जैसे मैं इसका मीडियन देखता हूं ना, वो उसको A to Z कर देगी, मतलब सबसे बड़ी से सबसे छोटी, फिर एक ऊपर से एक नीचे से, एक ऊपर से एक नीचे से, जो मिड वैल्यू होगी वो आपको ला के देगी। जी सर, जी। पर एवरेज क्या करती है, सबका डिवाइड करती है। जी, अभी मान लो आप 3 फिगर ले रहे हो, तो 3 में तो एवरेज हो या मीडियन हो, ये मिड फिगर ही आनी, राइट। ओके 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 सर। तो यहाँ पे हॉस्पिटल, सी अगेन, हॉस्पिटल इंडस्ट्री जो है पुरानी इंडस्ट्री, पर ये ऑर्गेनाइज वे में नहीं है। हर एक शहर में क्या अपोलो हॉस्पिटल पहुंच गया है? नहीं पहुंचा है। तगड़ा ग्रोथ की इसमें उम्मीद करनी चाहिए। तो अल्पेश भाई आपने क्या उम्मीद रखी है सेल्स ग्रोथ की? 14% मैंने नॉर्मली जो ओके, मिलना चाहिए अल्पेश भाई। हॉस्पिटल में, मतलब अपोलो हॉस्पिटल में हम 14% ग्रोथ की 100% उम्मीद रखेंगे, राइट। क्योंकि अभी ये जितने शहर में है ये लिमिटेड शहर है। जैसे एक जमाने में HDFC बैंक थी, आज वो 3000 सिटी में आ गई। रिलायंस रिटेल 20 शहरों में थी, आज 1000 शहरों में आ गई। मतलब क्या है, आने वाले समय में बहुत शहर बढ़ने हैं, तो आपका ये ग्रोथ तो आता जाएगा इसी प्रकार से, राइट। लेकिन हॉस्पिटल में एक प्रॉब्लम है अल्पेश भाई, आपने देखा इनके मार्जिन कैसे? मार्जिन इट्स नॉट दैट मच, बिल्कुल कम मार्जिन, इफेक्टिव नहीं है, राइट। लेकिन जब आप दूसरी हॉस्पिटल से इसको कंपेयर करोगे अल्पेश भाई, तो दूसरी जितनी भी हॉस्पिटल है, कोई एक हॉस्पिटल ऐसी नहीं है जिसने कंसिस्टेंट प्रॉफिट किया हो इतने इतिहास। क्योंकि जब अपोलो का इतना मार्जिन है, कभी कभी वो 0.7% मार्जिन पे आ जाता है, यही समय पे दूसरी हॉस्पिटल लॉस में आ जाती है, राइट। तो सेम लाइक इंडिगो, यहाँ पे ग्रोथ है पर प्रॉफिट में प्रॉब्लम है सर। तो हम इन्वेस्ट करेंगे, लिमिटेड करेंगे, बहुत आंख बंद करके हम पूरा पैसा डाले, ऐसा नहीं करने का। क्योंकि इसकी क्वालिटी क्या है, ये वाले क्वालिटी एवरेज, क्वालिटी है।
यस पर बॉटम लाइन में क्या है, प्रॉब्लम है, वॉलेटिलिटी है, या राइट। तो अगर मैं बहुत ज्यादा शेयर, मेरा पोर्टफोलियो का 50% अपोलो ले लूंगा, देखो धंधा अच्छा रहेगा, हम कमाएंगे, पर वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, बहुत टूटेगा, वापस चलेगा, नहीं मजा आएगी उसमें, राइट सर। सही सही है। बाकी कंसिस्टेंट धंधा बहुत अच्छा बढ़ा रहे ये लोग, राइट, वंडरफुल। 14% ग्रोथ, एब्सोल्युटली एग्री। लेकिन देखो आपने प्रॉफिट का ग्रोथ कितना लिया, ये गलत है। प्रॉफिट का सर ग्रोथ जो एक्चुअली जो हम एस्टिमेट जो ऊपर किए थे ना, हाँ जो 2030 एंड 2035, हाँ शॉर्ट टर्म जो है वो अपना बेसिक ईपीएस का जो यानी हम जो मेरे को जो आइडिया था कि कंजर्वेटिव अगर जाते, अगर प्रॉफिट भी ज्यादा है लेकिन अगर सेल्स 15% है तो हम उसको कंजर्वेटिव वे में हम उसको सेल्स के हिसाब से कंपेयर करेंगे। नहीं देखो ऐसा नहीं करने का। क्या होगा पता है अल्पेश भाई, सेल्स जो है वो आपने प्रॉपर लिया है 15%, प्रॉफिट 38% क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि देखो आपकी ये एवरेज है, राइट। लेकिन ये एवरेज ऐसी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे 79% का ग्रोथ है। मैं बताता हूं आपको, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल खराब ग्रोथ था कि नहीं। यस यस यस। तो कभी कभी जो कगार है वो आपको दूसरे रास्तों पे भेज देगी। असल में हम ये कहेंगे यार इनका तो प्रॉफिट ही अच्छा नहीं है ना, राइट। लेकिन उल्टा ये तो क्या 79 मतलब आपको लगेगा अरे ये तो जबरदस्त ग्रोथ है। तो खाली कगार नहीं देखने का, वो कगार का कारण देखने का, राइट। अब ये अपोलो में नहीं, कोई भी कंपनी में प्रॉफिट बहुत प्लस माइनस होंगे, ज्यादा वोलेटाइल होंगे। तो कभी भी प्रॉफिट जो है वो अगर सेल्स से ज्यादा बढ़े तो उसको कंसीडर नहीं करने का। ओके। क्योंकि अगेन ये 1101 करोड़ का प्रॉफिट है ना अल्पेश भाई, ये एक साल वापस 500 करोड़ हो जाएगा, सही। तो अपना अगर वापस नीचे आ जाएगा ना, हाँ उसका इफेक्ट आएगा। तो पहले से प्रिपेयर रहो। प्रॉफिट अपने को पता ही बहुत मूवमेंट आती है, तो प्रॉफिट हमेशा धंधा जितना बढ़े उतना लो, राइट। असल में क्या होगा पता है, जितना धंधा बढ़ेगा ना उतने भी प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे इनके, क्योंकि इनके मार्जिन इतने जोरदार नहीं है, मतलब एकदम स्टेबल नहीं है। सही है। राइट। आप दूसरी कंपनियों में उम्मीद कर सकते हो सेल्स 15%, प्रॉफिट 15%, पर यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते ना, ये वॉलेटाइल रहेंगे काफी, राइट। पर 15% भी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, ईपीएस भी उतना ही लेने का जितना प्रॉफिट हो, 15, राइट सर। यानी आपकी जो अपोलो हॉस्पिटल है ये करीबन 50,000 करोड़ के टर्नओवर पे पहुंचेगी 2030 में, राइट सर। डन, ग्रेट। तो यहां से ऐसे ही भले यहां पे किसी ने भी काम किया हो, आप सबका काम क्या बनता है, एक एक कंपनी के पास जाओ, बैठो, देखो, डेटा देखो और अंदाजा लगाने का प्रयास करो, राइट। देखो आप अंदाजा लगाओगे दो चीजें होगी, या तो आप गलत पढ़ोगे या तो आप सही पढ़ोगे। राइट। सही पढ़ोगे तो खुद को शाबाशी दोगे, गलत पढ़ोगे तो कोई बात नहीं है, सीखेंगे। अभी जितना भी टीवी देख के करते हैं उसमें तो वैसे भी रोज गलत पढ़ते हैं, गलत बोल रहा हूं मैं तो बोलना मेरे को, अभी वैसे भी रोज गलत पढ़ रहे हैं, इससे तो कभी गलत कभी सही में क्या प्रॉब्लम है। पर जितनी ज्यादा बार आप प्रेडिक्ट करोगे धीमे धीमे आपका प्रेडिक्शन सुधरेगा, है कि नहीं। वो जो शूटिंग वाले जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहले जब शूटिंग किया होता है दूर कहीं जाके निशान लगता है, रोज जब प्रैक्टिस करते हैं तो निशान किधर जाता है, डायरेक्टली ऑन बुल्स आई, राइट। सेम थिंग इन हियर in the prediction world. If you will predict regularly, your predictions are going to improve. But if you will not predict, if you will only listen to other people, you will never be able to predict, right? So predict and गलत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है गलत पढ़ने में, right? This all will be our learning lessons. Okay? तो देखिए काफी कंपनियां हैं, हर एक कंपनी के पास जाओ, देखो, और कहीं पे कहीं एरर होती है वो भी बोलो। मान लो किसी ने गलती की है बालकृष्णन में, बताओ उनको, राइट। बोल सकते हैं कि अल्पेश भाई यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, हो सकता है गलती ना भी हो और हो सकता है हो, तो दोनों को फायदा हो जाएगा इससे, राइट। तो एवरीबडी शुड जस्ट डू रिसर्च ऑफ ऑल दिस कंपनीज एंड ट्राई टू प्रेडिक्ट। मैं आपको मेरा अनुभव बताऊं प्रेडिक्शन का, हमने जितनी भी कंपनियां प्रेडिक्ट की थी
प्रेडिक्शन हमारे बहुत सही हुए और कई हमारे गलत हुए, पर गलत प्रेडिक्शन हमारे कहाँ हुए पता है? जो कंपनियां हमने गलत सिलेक्ट की थी, जो क्वालिटी नहीं थी, ऐसी इंडस्ट्री जो बढ़ती नहीं थी। पहले हमको ये सब समझ नहीं आता था, तो हम सारी कंपनियों को प्रेडिक्ट करते थे। मैं जस्ट आप लोगों के लिए बता दूं, जब मैं निवेश करता था उस टाइम पे शायद 1800 या 1900 कंपनियां थी, जैसे आज आपके पास बहुत ज्यादा कंपनियां हैं। मैंने हर एक कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली थी, पूरा लाइन था एक्सेल का। काम नहीं था उसका, करना नहीं था, पर मेरे को ऐसा था कि हर एक कंपनी का ध्यान अपने को होना चाहिए, उसकी कोई जरूरत नहीं। पर जब हम सब कंपनी को प्रेडिक्ट करते हैं, हमारे गलत होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो कंपनियां लायक नहीं है कि आप उसको प्रेडिक्ट भी करो। उनके मालिक को ही नहीं पता है मेरा क्या होने वाला है, हम कौन है प्रेडिक्ट करने वाले। सो डोंट प्रेडिक्ट ऑल कंपनीज। कुछ कंपनियां होती है जो प्रेडिक्शन के लायक होती है। अगर आप कोई कंपनी को प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको नहीं आता है, वो कंपनी का कुछ हिसाब किताब ही ऐसा है, राइट? जस्ट ट्राई ट्राई ट्राई, यू आर गोइंग टू बी बेटर। हमारा, मैं एक्चुअली आपको नेक्स्ट वीक की शॉर्ट टर्म बताने वाला था। शॉर्ट, मेरे ख्याल से लास्ट वीक बहुत कम वीडियो थे ना, छोटी सी एक्सरसाइज मैंने दी थी, पर मैंने आपके बाकी क्यों रखा मैं बताऊं, क्योंकि मैं शॉर्ट टर्म अलग करना चाहता हूं। ये बहुत ही डिटेल है, तो मैं चाहूंगा लॉन्ग टर्म हो गया, अब शॉर्ट टर्म जब आप देखो, ये शॉर्ट टर्म से कमाल होगा। आपको पता चलेगा कहां लेना है, ये कितना टूटेगा, कब तक टूटेगा, कब चलेगा, ये सारे प्रश्नों के जवाब आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड से मिलने वाला है। तो इसको मैं लाइटली नहीं लेना चाहता था, तो लॉन्ग टर्म हमने बात कर दी। कल से हम शॉर्ट टर्म सीखने लगेंगे। ये एक वीक में पॉसिबल नहीं है, 2 वीक लगेंगे। तो नेक्स्ट वीक हम ट्रेंड समझेंगे कि अभी क्या चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि मैंने ऊपर प्रेडिक्ट किया और मैं गलत होने वाला हूं, पता चल जाएगा अपने, राइट? तो हम पहले करंट ट्रेंड देखेंगे और उसके बाद हम सबसे बड़े खर्चे जो होते हैं कंपनियों पे, उस पे बात करेंगे। तो गेट रेडी दोस्तों, हो सके उतने असाइनमेंट्स कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा ये 2-3 वीक्स के सेशंस। ओके, सो वी आर गोइंग टू क्लोज टुडेज विंडो। मुझे उम्मीद है कुछ जानकारी दोस्तों जरूर आपको इस वीक से मिली होगी, भले ये छोटा हमारा 5-6 वीडियो का वीक था, राइट? पर दिस थिंग is very, very important for long-term wealth. So thank you very much to each and everyone and best of luck. जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे कल से वापस। धन्यवाद।